Once again, you are welcome at MG's प्रीमियम लॉ एकेडमी। दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर एक दफा आपकी सेवा में एक नई टॉपिक के साथ में। हमारा आपसे वादा था कि एक नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थेफ्ट पढ़ा था और हम फिर से मजेदार अंदाज में एक्सटॉर्शन को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं बहुत ही रोचक बनाऊं ताकि आपको इसको पढ़ने में और समझने में मजा आए। वैसे लॉ का सब्जेक्ट है भी मजेदार और इसको समझने में और पढ़ने में मजा भी आता है, बट पढ़ने वाला भी होना चाहिए, पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। और दोस्तों, अमूमन मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक्स भी वैसे नहीं है जैसे उन्हें हो रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपका अच्छा सा प्यारा सा चैनल जो है वो जल्दी इससे बहुत रफ्तार पकड़े और ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल एजुकेशन जो लॉ की है वो पहुंच जाए। तो टुडे लेट्स स्टार्ट एक्सटॉर्शन। दोस्तों, आईपीसी 1860 की एक्सटॉर्शन चैप्टर 17 हम स्टडी कर रहे हैं और एक्सटॉर्शन जो है वो सेक्शन 383 टू 389 तक जो है वो एक्सटॉर्शन है। 383 में जो एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन दी गई है और उसके बाद में अगर आगे उसके पनिशमेंट्स भी हैं तो अभी हम समझेंगे। इसमें एक्सटॉर्शन को अगर हम इसकी हिंदी करें तो इसको जबरन उगाही कहते हैं। जबरदस्ती किसी से पैसा निकलवा लेना, उसको डरा के धमका के उससे पैसे निकलवा लेना, यही एक्सटॉर्शन होता है। अब अगर हम फिर से वही बात करें कि एक्सटॉर्शन की हम डेफिनेशन को एक सीधी सीधी पढ़ते चले जाएं तो एक्सटॉर्शन जो है वो समझ में जो है एकदम से नहीं आता है। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन एक बार हम देखते हैं क्या है। इट सेज दैट whenever whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। और पहले की तरह मुझे मालूम है कि मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अगर हम एक्सटॉर्शन को जैसे हमने थेफ्ट पढ़ा था और आपको इसको अपनी आदत बना ले, जब आप लॉ पढ़े ना तो फ्रॉम द डे वन जब हमने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तब भी हमने ऐसे पढ़ा था उसको वर्ड बाय, बिकॉज व्हेन वी स्टडी लॉ और जो हमारे इसके लिखने वाले लोग थे उन्होंने एक भी लफ्ज जो है इसमें बगैर मायने नहीं रखा, बिला वजह इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा गया। तो जब तक आप इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड नहीं समझेंगे, जब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट एक्सटॉर्शन वर्ड बाय वर्ड। हुएवर इंटेंशनली, तो यहां पर पहली चीज है इंटेंशन। और लॉ ऑफ क्राइम में इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इंटेंशन नहीं है तो क्राइम नहीं है, ये मेन बात है। अगर इंटेंशनली नहीं हो रहा है और कोई भी ऐसा लीगल वर्क जो है, इलीगल वर्क की हम बात कर रहे हैं, और वो इंटेंशनली नहीं हो रहा है तो वहां पे क्राइम नहीं होगा। तो इसलिए इंटेंशन तो हर जगह पर होगी, बट इंटेंशन डिफर्स विद द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। हर क्राइम की ग्रेविटी जो है अलग अलग है। थेफ्ट की अलग है, एक्सटॉर्शन की अलग है, मर्डर की अलग है, रेप की अलग है। तो जो जैसे जैसे हम क्राइम पढ़ेंगे तो विल लर्न द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम विद द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। तो यहां पे भी यही बात है, whoever intentionally, the first thing is there must be intention, puts any person, किसी भी आदमी को। पुट्स का मतलब है उसके ऊपर उसको जो है रखता है। इन वॉट, कहां पर रखता है? इन फियर ऑफ इंजरी, चोट के डर, उसके अंदर चोट का भय पैदा करता है।
जान के पैदा करता है, इंटेंशनली ये काम करता है। अब यहां पर दोस्तों इंजरी की बात हम करें, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि ये जो इंजरी है, ये दिस इंजरी इज जस्ट नॉट द बॉडीली इंजरी, दिस इट कुड बी इंजरी ऑफ बॉडी और इंजरी ऑफ रेप्यूटेशन और it could be the economical। ये उसकी बॉडीली इंजरी भी हो सकती है, उसकी रेपुटेशन की इंजरी भी हो सकती है और उसको माली नुकसान भी पहुंचाने की बात हो सकती है। ये इंजरी की बात करें, ये मैंने आपको डिफरेंस यहां पे इसलिए बताने की कोशिश करी है इसको कि क्योंकि देखिए अभी जब हम मर्डर पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जब मर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मर्डर में बॉडीली इंजरी की बात करेंगे। लेकिन यहां पर इन दिस टर्म, इन दिस डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन, दे हैड टेकन दिस इंजरी इन ए ब्रॉड मीनिंग। इसको फैला दिया उन्होंने कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इंजरी की बात हो रही है यहां पे, ये सिर्फ इंजरी जो है, ये सिर्फ चोट लगने वाली इंजरी की बात नहीं है। इट कुड बी इंजरी टू रेपुटेशन और इट कुड बी इंजरी टू हिज जो उसका माली हालात हैं या उसका जो पैसा है, उसको ये भी इंजरी की बात हो रही है। दिस फियर ऑफ इंजरी, अब इन तीनों चीजों से क्या होगा, दिस फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन, ये उसको भी हो सकती है और टू सम अदर पर्सन, और किसी और को भी हो सकती है। उससे ये कहा जा रहा है कि भाई हम तुझे गोली मार देंगे या तेरे बेटे को गोली मार देंगे, या हम तुझे उठा के ले जाएंगे या तेरे बेटे को हम उठा के ले जाएंगे, या हम कुछ भी XYZ ऐसा काम कर देंगे। तो दस इसलिए offender thereby dishonestly, again we had learned this word in theft also, dishonestly यहां पे भी आ रहा है, dishonestly section 29 में हमने पढ़ा था, induce that person or some other person, वो हो या कोई और हो। वहां पे थेफ्ट की बात तो एक ही हो रही थी, एक ही घर में हो रही थी, एक ही आदमी के साथ में हो रही थी, लेकिन यहां पर या तो वो आदमी है या उसके अलावा भी कोई आदमी हो सकता है, दूसरे आदमी की बात कर रहा है। टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, टू डिलीवर, उसको पहुंचाने के लिए, उसको देने के लिए, व्हाट, एनी प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, वो अच्छा ये देखें प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो प्रॉपर्टी इन्होंने लफ्ज लिख के छोड़ दिया है। वहां पे हमने थेफ्ट से, आप इसको समझते चले थोड़ा थोड़ा, थेफ्ट में था बाज मूवेबल प्रॉपर्टी की, और हमने कहा था कि थेफ्ट में हमने जब मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा था सेक्शन 22 में, तो वहां पे हमने बात की थी कि कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हो सकती है बट नॉट लैंड, नॉट एनीथिंग विच इज एम्बेडेड टू अर्थ, कोई ऐसी चीज विच इज जमीन के अंदर गड़ी हुई है, धसी हुई है, वो कोई भी चीज ऐसी जो है उसकी हम बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी लफ्ज है, इसका मतलब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी है ऑल्सो। वैल्यूएबल, अब कोई कहेगा साहब ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होगी, तो उसने आगे उसको क्लियर कर रहा है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इन फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, साइंड और सील्ड। इसका मतलब है कि कुछ चीजें होती हैं साइंड एंड सील्ड को आप इसको समझें कि आपने एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बाद ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसके अंदर उसने 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख भर दिया। आपसे एक उसने ब्लैंक पेपर ले लिया जिसपे साइन करा लिया गया, बस आपको कुछ नहीं देना, आपको एक ब्लैंक पेपर साइन करके देना, और उसके बाद में उसने कोई चीज जो है वो उसके ऊपर आपकी दिखा दी कि साहब इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, मुझे सेल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, या कोई ऐसी और चीज जो सील्ड है और वो वैल्यूएबल जो है सिक्योरिटी के अंदर जो है वो हो सकती है, जिसके जरिए क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है, विच में कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो वैल्यूएबल चीज में कन्वर्ट हो सकती है इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी होने के बाद में उसमें क्या क्या हो सकता है कि देखें वो इट कुड बी लाइक एंड वैल्यूएबल, अभी हम इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो एनीथिंग साइंड और सील विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी।
तो ये हमने इसको अलग अलग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है। अब हम इसको दोबारा से एक दफा पढ़ते हैं, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न इट बेटर। Whoever intentionally, number one, intentionally puts any person in fear of injury. कैसी injury? Bodily, reputation or the economical injury. This fear of injury to that person or to some other person. Thus, offender thereby dishonestly induce that person or some other person. उसका related है. To deliver any property, valuable security, anything signed or sealed which may be converted into valuable security. तो क्या होगा? That person commits extortion. अगर वो ये सब काम कर देता है तो इसका मतलब यह है कि उस आदमी ने एक्सटॉर्शन किया है, इलीगली पैसे की उगाही की है, जबरन पैसे की उगाही की है, या किसी ऐसे वैल्यूएबल चीज को उसने हथिया लिया है जिसका वो हकदार नहीं था। लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन वंस अगेन। Whoever intentionally puts any person in fear of injury, this fear of injury to that person or to some other person, thus offender thereby dishonestly induce कहते हैं प्रेरित करने को, induce the person, that person or some other person to deliver any property, valuable security, anything signed or sealed which may be converted into valuable security, commits extortion. उसने जो है extortions commit कर लिया। ये बात जो है बहुत मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि इसके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, अगर आप इसको इसी तरह से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी। और जब आप इसको एक दफा समझ लेंगे तो आपके लिए आगे लिखना बहुत आसान है। देखिए, थेफ्ट का एक पूरा क्वेश्चन आता है और एक्सटॉर्शन का भी पूरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब मसला यह है कि ये तो एक डेफिनेशन लिख के मामला खत्म हो गया। अब क्या करें? ये आपको मैंने थेफ्ट में बताया था, लेकिन यू हैव टू नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड एक्सप्रेसली, लिख के आपको बताना है कि क्या। और हमने ये बताया था कि वो जो हमारी शुरू वाला सेक्शन है जहां पर डेफिनेशंस दी हुई हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, यहां से हम वहां पहुंच जाएंगे और उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो वी विल हम सबसे पहले इंटेंशनली हमने वहां पे भी पढ़ा था, यहां पे भी इंटेंशनली है। एनी पर्सन हमने पढ़ा था सेक्शन 11 के अंदर, वो आप यू कैन गो बैक टू द सेक्शन 11 ऑल्सो। हमने डिसऑनेस्टली पढ़ा था सेक्शन 29 के अंदर। डिसऑनेस्टी के अंदर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात की थी हमने, कि जहां पे रॉन्गफुल गेन था, रॉन्गफुल लॉस था। रॉन्गफुल गेन का मतलब यह है ऐसी चीज को गेन करना जिसका वो लीगली हकदार नहीं है, और रॉन्गफुल लॉस का ऐसा मतलब कि ऐसा नुकसान जिसका वो लीगली हकदार था लेकिन उसका जो है दूसरा आदमी उसको ले रहा है, उस फायदे को दूसरा आदमी उठा रहा है। तो हमने वहां पे डिसऑनेस्टी की बात की थी सेक्शन 23 में। उसके बाद में टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हमने सेक्शन 22 में की थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट एम्बेडेड टू अर्थ, which is not implanted into the earth and easily which can be moved. It could be a corporal property, it could be an animal, or it could be a car, it could be anything which can be moved easily. तो ये हमने वहां पे बात की थी। और अब हम यहां पे बात करेंगे valuable security, anything signed, sealed which may be converted into valuable security, जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर बदली जा सकती है। तो दोस्तों, अब ये इतना कुछ समझने के बाद में ये डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। ये वाली डेफिनेशंस एक बार हम रिपीट करेंगे, रिपीट कर ली हमने, और ये वाली जो है एक दफा से हम आगे समझेंगे। तो जस्ट लेट मी क्लियर इट एंड स्टार्ट। सो all the definitions of dishonesty we had gone through as we had read in the theft chapter, this thing,
sections. We had learned injury, we had learned movable property, we had learned dishonesty, but there are two new things as far as extortion is concerned. Extortion में दो नई चीज आई हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है, उसके बगैर जो है बात समझ में नहीं आएगी. देखिए, इंजरी एक तो हमने इसमें आया है कि इंजरी की बात यहां पे हमने की है कि whoever जो आदमी भी है पुट्स एनीबडी इन फियर ऑफ इंजरी और इन सच फेयर, ऐसे फेयर के अंदर टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन, उसको या उस किसी दूसरे व्यक्ति को जिससे कि वो उसको बाध्य कर दे इस बात के ऊपर कि वो अपनी कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को या किसी प्रॉपर्टी को या और कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो है वो उसको डिलीवर कर दे, उसको कर दे या उसके किसी साथी को डिलीवर कर दे, तो मोटी मोटी बात जो है ये एक्सटॉर्शन है. तो अब इसमें बात आती है कि वो जो उसको धमका रहा है वो किस इंजरी की बात कर रहा है. क्या वो ये कह रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ये अगर जान से मारने की बात है तो बॉडीली इंजरी है. अगर वो ये कह रहा है मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा तो ये भी बॉडीली इंजरी है. वो ये भी कह सकता है कि रेपुटेशन को है कि मैं साहब बदनाम कर दूंगा कि साहब ये आदमी शराबी है, ये आदमी तो साहब बाजारों में घूमता है, ये आदमी साहब जो है इसके कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है, ये रेपुटेशन की इंजरी हो जाएगी. और ही में उसको थ्रेट कर सकता है वो इस बात के लिए कि साहब मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है मैं आपकी कार में आग लगा दूंगा, साहब मैं आपके घर में आग लगवा दूंगा, आपकी खेत में फसल खड़ी हुई है, गेहूं की फसल है, सूखी भी तैयार है, मैं उसके अंदर आग लगवा दूंगा अगर आपने ऐसा ना किया तो ये दीज आर द इंजरी की जहां तक बात में है, तो वो उसकी बॉडीली इंजरी भी हो सकती है, रेपुटेशन की इंजरी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की इंजरी भी हो सकती है. तो इंजरी हियर इज डिफाइंड इन सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी मीन्स एनी हार्म व्हाटएवर, कोई किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, टू दैट पर्सन जिसको धमकाया जा रहा है, टू एनी अदर पर्सन या किसी और पर्सन को, इन बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है. तो ये जो है सेक्शन 44 में हमने इंजरी की बात की. नाउ द अदर थिंग इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एक शब्द देखें, लॉ का पढ़ने का मजा यही है कि सिर्फ एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी लिखा गया और डेफिनेशन के अंदर कितनी सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड हो गई, उसके अंदर समा गई हैं, और बस इसको समझना है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात कर रहा है वो, तो वो कह रहा है डॉक्यूमेंट, सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी, डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट टू बी, वो अभी है, डॉक्यूमेंट विच इज अभी है और परपोर्ट टू बी, और फ्यूचर में हो सकता है. क्या हो सकता है फ्यूचर में? टू कैन बी कन्वर्टेड इन टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी. वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ब्लैंक चेक है, वो साइन करा के उसने कहा दे दीजिए, आप एक ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिए किसी के, समझे, कोई भी इस टाइप की चीज जो है वो लेके उसने उससे रख लिए. उससे क्या हुआ कि विच कैन क्रिएट एनी लीगल राइट. उसने ब्लैंक पेपर पे साइन करा के रख लिए और उसने उसके ऊपर लिख दिया कि इसने अपना मकान जो है मैंने अपने इस तरीके से इसके नाम कर लिया, उसको जो है, या मैंने इसकी गाड़ी बेच दी, या इसने मेरे से 1 लाख रुपया लिया है. तो विच कैन क्रिएट लीगल राइट और एक्सटेंड लीगल राइट. किराएदार जब किसी के घर में रह रहा होता है तो अगर वो एग्रीमेंट करके रह रहा है तो उसका एक लीगल टेनेंट का राइट बन जाता है. लेकिन उसने उसको थ्रेट दी और उसने 1 साल का उसका एग्रीमेंट था, उसने उसको 5 साल का करा लिया, एक्सटेंड करा के उसको धमकी देके. और ट्रांसफर, यहां पे ट्रांसफर की भी बात हो रही है. कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर करा ली है, रिस्ट्रिक्ट, उसका कोई राइट था जहां पे जाने का था, उसका खेत था, उसका कमरा था, उसका मकान था, उसका कोई ऑफिस था, लेकिन उसने उसको जो है थ्रेट देके, बॉडीली थ्रेट, रेपुटेशन की थ्रेट, प्रॉपर्टी की थ्रेट देके उसने उसको वहां जाने से रोक दिया और एक्सटिंग्विश्ड सम लीगल राइट. इसका मतलब होता है कि खत्म ही हो गया उसका राइट, ही उसका बिल्कुल जीरो कर दिया उसका राइट को. और रिलीज्ड, उसने खुद ही कह दिया भैया माफ कर, मुझे छोड़ दे,
मैं जा रहा हूं, मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया। इसके अलावा दैट पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी। वो ये कह दे कि भैया ठीक है भैया मुझे माफ कर, मैंने तेरे से 10 लाख मैं लिख के दे दूंगा, मैंने तेरे से 10, उसने लिए नहीं है, बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दिस इंजरी, बॉडीली इंजरी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की इंजरी की वजह से वो ये कह रहा है कि मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं लिख के दे दूंगा कि मैंने तुझे 10 लाख रुपए देने हैं। तो पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज नॉट ए सर्टेन लीगल राइट, या वो ये कह दे कि भाई मैंने मान लिया, मैं जो है तेरे से लड़ना नहीं चाहता, मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है, मैंने मान लिया कि इस संपत्ति में मेरा कोई अधिकार नहीं है, और वो उसको छोड़ दे। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो क्या हो रहा है कि उसको वहां पे ये जो बंदा है जो उसको इंड्यूस कर रहा है, जो उसको मजबूर कर रहा है, जो उसको प्रेरित कर रहा है ये सब करने के लिए, व्हाट ही इज डूइंग एक्सटॉर्शन। वो एक्सटॉर्शन कर रहा है और वो उससे उगाही कर रहा है। एक दफा मैं फिर आपके सामने एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं दोस्तों, और इसका पनिशमेंट जो है वो हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा मामला लंबा हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनीवे, तो एक्सटॉर्शन एक दफा फिर पढ़ते हैं। द ऑफेंडर मस्ट और whoever intentionally puts any person in fear of any injury, this fear of injury to that person or to any other person, thus the offender thereby dishonestly induce that person to deliver any property, valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। ये सब काम अगर उसने किए हैं इंटेंशनली, उसने किसी बंदे को डराया है, उसके चोट मारने का, उसकी बॉडीली इंजरी का, उसकी रेपुटेशन की इंजरी का, उसकी प्रॉपर्टी की इंजरी का, या पैसे के नुकसान का, और डिसऑनेस्टली उसने उसको इंड्यूस किया है रॉन्गफुल गेन लेने के लिए या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए, और साथ में कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करने के लिए, साइंड और अनसाइंड, साइंड और सील्ड कोई पेपर देने के लिए, जिस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उसने एक्सटॉर्शन किया है दोस्तों। और यहां पे बहुत क्लियर है कि सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें सिर्फ हम थेफ्ट की तरह बात नहीं कर रहे हैं। थेफ्ट में बात थी मूवेबल प्रॉपर्टी की, यहाँ पे बात जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की भी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की। दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटीज में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं जो हो सकती हैं। खाली पेपर के ऊपर सिग्नेचर हो सकते हैं, ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई होप दैट कि यहां तक आप लोगों को एक्सटॉर्शन जो है बहुत मजा आया होगा, बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। एंड इन एक्सटॉर्शन पार्ट 2 वी विल रीड सेक्शंस फ्रॉम 384 to 389. Thank you. You are requested to subscribe, like and forward and share this channel so we can get number of views। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट्स भी करें, बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू।